नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। सुदीप एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उसका दिन सुबह से शुरू होता और देर रात तक खत्म होता था। हर रोज की तरह उस रात भी सुदीप ने सोचा था कि थोड़ा और काम कर लूं, फिर घर जाऊंगा। अक्सर रात के समय उसे सवारी आसानी से मिल जाती थी और ट्रैफिक भी कम होता था, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ जाती थी। रात की शुरुआत उस दिन मौसम थोड़ा अजीब था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़कों पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी, लेकिन सुदीप ने सोचा कि शायद कुछ देर और इंतजार कर लूं तो कोई सवारी मिल ही जाएगी। लगभग रात के अमेर बज रहे थे। सुदीप बांद्रा की तरफ बढ़ रहा था कि तभी सी लिंक के पास एक लड़की ने उसे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। लड़की लाल साड़ी में थी और उसके बाल भीगे हुए थे। उसने चेहरे पर कोई खास भाव नहीं दिखाया, बस धीरे से कहा, भैया बांद्रा जाना है। सुदीप ने सोचा कि देर हो चुकी है तो ये आखिरी सवारी करके घर चला जाऊंगा। उसने लड़की को ऑटो में बैठा लिया और गाड़ी चलाने लगा। पर जैसे ही उसने ऑटो स्टार्ट किया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऑटो के अंदर हवा ठंडी हो गई थी, जबकि बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ज्यादा ठंड नहीं थी। सुदीप ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। लड़की चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सीधी सामने देख रही थी, जैसे उसे किसी बात की कोई फिक्र न हो। सुदीप ने कुछ बात करने की कोशिश की। बहन जी, इतनी रात में अकेले, सब ठीक है ना? लड़की ने बिना उसकी ओर देखे धीमी आवाज में कहा, हाँ सब ठीक है, बस जल्दी चलिए। सुदीप को कुछ अजीब लगा, पर उसने सोचा कि लड़की शायद किसी मुसीबत में है। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ता कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जैसे पूरी मुंबई की सड़कों पर सिर्फ वही हो। हल्की बारिश की बूंदें ऑटो की छत पर टपक रही थी और सड़कों पर लाइटें टिमा रही थी। अजीब अनुभव। कुछ देर बाद सुदीप ने महसूस किया कि उसके ऑटो के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है। हर रात सवारियों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, पर यह लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो एकदम खामोश थी और इस खामोशी ने सुदीप को थोड़ा परेशान कर दिया था। जब बांद्रा आने वाला था, सुदीप ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और पूछा, यहाँ कहीं रुकना है क्या? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। सुदीप ने ऑटो को एक किनारे पर रोक दिया और मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। सुदीप की सांस अटक गई। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा, लेकिन लड़की का कहीं अता पता नहीं था। उसने अपने हाथ से पीछे की सीट को छुआ और उसे लगा कि सीट अभी गीली है, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। उसके दिमाग में अब सवालों की बाढ़ आ गई। क्या वो लड़की सच में थी? मैंने उसे उठाया था ना? कहाँ गई वो? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चाय वाले की कहानी। कुछ देर तक वहीं खड़ा रहने के बाद सुदीप ने अपने ऑटो को फिर से स्टार्ट किया और पास के एक चाय के ठेले पर जाकर रुका। उसने सोचा कि थोड़ा रुककर चाय पी लेता हूँ, शायद दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। चाय वाले ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और पूछा, क्या हुआ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? सुदीप ने सारी घटना चाय वाले को बताई। चाय वाला कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भाई, तुम शायद नहीं जानते, लेकिन इस इलाके में कई साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जो लाल साड़ी पहने हुए थी, उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रात के समय कई ऑटो ड्राइवरों ने उसे देखा है। वो सवारी बनकर बैठती है, लेकिन जब मंजिल आती है तो गायब हो जाती है। सुदीप के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आ रहा था कि वो किस तरह की घटना का शिकार हुआ था। उसकी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूमने लगा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उलझन। सुदीप ने जल्दी से चाय खत्म की और बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो एक एक मिनट गिन रहा था कि कब घर पहुंचे। उस रात के बाद सुदीप ने फैसला किया कि वो उस इलाके में रात को कभी सवारी नहीं उठाएगा। लेकिन ये घटना सुदीप के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कई बार अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये किस्सा सुनाया, पर कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। कुछ ने उसे मजाक में लिया, तो कुछ ने कहा कि शायद थकान के कारण उसे भ्रम हो गया होगा। पर सुदीप को यकीन था कि वो सब कुछ सच था। उसने उस लड़की को देखा था, महसूस किया था
और फिर उसे गायब होते भी देखा था। एक दिन जब सुदीप फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। ये एहसास उसे लगातार परेशान कर रहा था। वो अपने दोस्तों से ये सब बातें करता, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। कुछ दिनों बाद सुदीप को एक और अजीब अनुभव हुआ। वो रात के समय फिर से काम कर रहा था जब उसकी ऑटो अचानक से बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। उसी वक्त उसे ऑटो के शीशे में वही लड़की दिखी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा सफेद। सुदीप के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से कांपने लगा और जल्दी से ऑटो से कूदकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब सुदीप को यकीन हो चुका था कि वो लड़की उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। उसे लगने लगा कि वो आत्मा अब उसका पीछा कर रही है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन सुदीप समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। एक रात सुदीप ने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेगा। उसने सोचा कि इस घटना का कोई अंत होना चाहिए, वरना ये डर उसे पागल कर देगा। उसी इलाके से गुजरते वक्त उसने मन में ठान लिया कि अगर उसे फिर से वो लड़की दिखाई दी तो वो उससे सवाल करेगा। उस रात जैसे ही सुदीप उसी इलाके से गुजरा, उसकी ऑटो फिर से बंद हो गई। इस बार वो जानता था कि कुछ होने वाला है। उसने चारों तरफ देखा और अचानक से वही लड़की ऑटो के सामने खड़ी हो गई। सुदीप ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। सुदीप समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से अपने पास बैठे एक पंडित से इस बारे में सलाह ली। पंडित ने उसे बताया कि उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करनी होगी। सुदीप ने पंडित की सलाह मानी और उस स्थान पर पूजा करवाई जहां उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। पूजा के बाद सुदीप की जिंदगी थोड़ी सामान्य हो गई थी। अब उसे ऑटो चलाते वक्त कोई डर महसूस नहीं होता था। वो अपने काम में वापस व्यस्त हो गया और धीरे धीरे उसने उस भयानक रात को भूलने की कोशिश की। लेकिन सच कहें तो ऐसी घटनाएं इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाती। कभी कभी उसे लगता था कि वह लड़की उसे अभी भी देख रही है, जैसे उसकी आंखें हर वक्त उस पर नजर रखे हुए हों। मगर उसने इसे अपने मन का वहम समझा और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। अजीब घटनाओं की शुरुआत। कुछ महीनों बाद एक बार फिर मुंबई में बारिश का मौसम लौट आया। वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का मौसम था जो शहर को नम और ठंडा बना देता था। सुदीप एक शाम जब अपने ऑटो में बैठा था, उसने देखा कि ऑटो की सवारी बुक करने वालों की संख्या भी घट गई थी। उस रात कुछ ज्यादा सवारियां नहीं मिल रही थीं, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा और काम करके घर लौट जाऊंगा। जैसे ही वो उसी इलाके की ओर बढ़ा जहां उसने उस लड़की को आखिरी बार देखा था, उसे फिर से अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवा ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुदीप ने सोचा, ये फिर से वही जगह है, मगर अब सब कुछ ठीक है। पूजा हो चुकी है, आत्मा मुक्त हो चुकी होगी, अब डरने की कोई बात नहीं है। उसने अपने आप को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक झटके के साथ उसकी ऑटो फिर से बंद हो गई। सुदीप का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर से वही सब शुरू हो गया। उसने घबराते हुए सोचा। उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ये बार बार बंद हो जाती थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। सुदीप ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही लड़की लाल साड़ी में उसके ऑटो के बाहर खड़ी थी, मगर इस बार उसकी शक्ल पहले से ज्यादा डरावनी थी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। सुदीप के शरीर में ठंड का एहसास दौड़ गया। उसने सोचा कि उसने तो पूजा करवाई थी, फिर ये आत्मा अभी भी क्यों भटक रही है। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, तुम फिर क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए पूजा करवाई थी। लड़की ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। सुदीप ने देखा कि वो कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज कहीं फंसी हुई सी लग रही थी। लड़की के पास पहुंचते ही उसने इशारे से सुदीप को कुछ दिखाने की कोशिश की। सुदीप ने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी जो खून से सनी हुई थी। लड़की ने डायरी को सुदीप की तरफ बढ़ाया और उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सुदीप ने डरते डरते वो डायरी ली और जैसे ही उसने उसे खोला,
उसके शरीर में एक अजीब सा झटका लगा। डायरी का रहस्य। डायरी के पन्नों पर कई बातें लिखी हुई थीं। हर पेज पर लड़की का नाम था, नेहा, और उसमें लिखा था कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि वो एक साजिश का शिकार हुई थी। डायरी के पन्नों पर कुछ नाम भी लिखे थे, रवि, कैलाश और नीरज। ये 3 नाम बार बार डायरी में लिखे गए थे। सुदीप को समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन हैं, पर इतना जरूर जान गया कि नेहा की मौत के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। लड़की ने इशारा किया कि उसे न्याय चाहिए। उसकी आत्मा अभी भी अधूरी है, क्योंकि उसके साथ हुए अन्याय का कोई हिसाब नहीं लिया गया। सुदीप अब समझ चुका था कि पूजा के बावजूद नेहा की आत्मा शांत नहीं हो पाई थी। उसे न्याय की दरकार थी। सुदीप ने डरते डरते पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लड़की की आंखों में एक हल्की चमक आई, जैसे उसने सही सवाल पूछ लिया हो। नेहा ने एक और इशारा किया। उसे उन तीनों लोगों के बारे में पता लगाना था जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह की थी। सच्चाई की तलाश। सुदीप ने हिम्मत करके अगले दिन डायरी के बारे में और जानने की ठान ली। उसने पहले अपने एक दोस्त, जो एक पत्रकार था, से मुलाकात की और उसे डायरी दिखाई। दोस्त ने कहा, ये मामला तो काफी पुराना लगता है। इन नामों की जांच करना जरूरी होगा ताकि पता चले कि ये लोग कौन थे। सुदीप और उसका दोस्त उस जांच में जुट गए। उन्होंने पहले पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि कुछ साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया था। लेकिन डायरी में लिखी बातें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। जब उन्होंने उन तीनों नामों की जांच की तो पता चला कि रवि और कैलाश 2 स्थानीय बिजनेसमैन थे, जिनका नाम कई विवादों में शामिल रहा था। नीरज उन दोनों का ड्राइवर था, जो उस एक्सीडेंट की रात वहां मौजूद था। सुदीप और उसका दोस्त अब पूरी तरह समझ चुके थे कि नेहा की मौत एक साजिश थी और उसे हादसे की शक्ल दे दी गई थी।